हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बीएचयू वाले। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीयूटी पीजी के 2022 के क्वेश्चन पेपर के साथ। इसके पहले वीडियोस में हम सीयूटी पीजी के 2025, 2024 और 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो 2022 का भी पेपर पैटर्न पुराने पेपर पैटर्न की तरह था, जिसमें 25 क्वेश्चन जनरल टेस्ट से थे और 75 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट से। तो इसके हम आगे 25 क्वेश्चन छोड़ के 26 क्वेश्चन से देखते हैं अपना सिलेबस का क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। क्या है? ह्यूमनिज्म इन ज्योग्राफी डेवलप्ड एज अ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी। पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि जो ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो एज अ क्रिटिसिज्म डेवलप्ड हुआ है पॉजिटिविज्म और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है कि ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एज अ क्रिटिसिज्म ही डेवलप हुआ है, जो कि पॉजिटिविज्म और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट था। ठीक, तो ये जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट है, ह्यूमनिस्ट कंसिडर ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ द अर्थ एज द होम ऑफ मैन। और जो ह्यूमनिस्ट ज्योग्राफर थे वो ज्योग्राफी को स्टडी ऑफ अर्थ एज होम, मतलब कि अर्थ की स्टडी मैन काइंड के होम की तरह करते थे। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु फॉर द फर्स्ट टाइम गिव द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड इन 17 वॉल्यूम्स। मतलब पहली बार वर्ल्ड का डिटेल डिस्क्रिप्शन 17 वॉल्यूम्स में कौन दिया था? मतलब किस जोग्राफर का कॉन्ट्रीब्यूशन था अर्थ वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन करना, वो भी 17 वॉल्यूम्स में। ठीक, थेल्स ऑफ मिलेटस, टॉलमी, इराटोस्थनीज या फिर स्ट्रैबो। तो जो स्ट्रैबो की बुक थी ज्योग्राफी का, वो 17 वॉल्यूम में लिखे थे। ठीक, नेक्स्ट है, एलिमेंट्स ऑफ प्रैग्मेटिक ज्योग्राफी। प्रैग्मेटिक ज्योग्राफी के एलिमेंट्स नीचे दिए गए हैं, तो इसमें बताना है कि कौन कौन से जो हैं वो प्रैग्मेटिक ज्योग्राफी के एलिमेंट्स हैं। ठीक, ज्योग्राफिक स्पेस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट थ्रू टाइम। तो जो ज्योग्राफिक स्पेस होता है, भौगोलिक स्थान मानव तत्व की अभिव्यक्ति है। मतलब कि जो ज्योग्राफिक स्पेस है वो ह्यूमन एलिमेंट का मैनिफेस्टेशन है टाइम के साथ साथ। तो ये हमारा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक, प्रैग्मेटिक ज्योग्राफी के का पहला एलिमेंट ये है। नेक्स्ट है, स्पेशल रियलिटी इज अ कंपोजिट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। जो स्पेशल रियलिटी है, मतलब जो वास्तविक चीज़ें जो हमको दिख रही है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस का जो है वो कंपोजिट है। ठीक, तो ये हमारा ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो स्पेशल रियलिटी इज अ कंपोजिट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जोग्राफिक स्पेस इज नॉट अ कंपोजिट ऑफ नॉलेज एंड एरर। तो जो जोग्राफिक स्पेस है वो नॉलेज और एरर का कंपोजिट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक, नेक्स्ट है, geographic studies are not geography studies are concerned with the practical problems of man। और जो जोग्राफिकल स्टडी है वो मैंस की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड होती है। तो ये भी सही है, जैसे कि अभी मैन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? क्लाइमेट चेंज। ठीक, तो जब क्लाइमेट चेंज पे जोग्राफिक स्टडीज होगी तो पता चलेगा कि कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग सोल्यूशन निकाले जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है, स्पेशल लॉज आर नॉट यूजफुल फॉर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। जो स्पेशल लॉज है वो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के लिए यूजफुल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है प्रैग्मेटिक ज्योग्राफी को के रिलेशन में। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ए, बी एंड डी। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन हमारा है ए, बी एंड डी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट मतलब मैचिंग का क्वेश्चन है हमारा। लिस्ट 1 में कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और लिस्ट 2 में जोग्राफर्स का नाम है कि किस जोग्राफर के द्वारा कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो जो लेबेंस्ट्रॉम का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा? लेबेंस्ट्रॉम का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रेडरिक ड्रेजल के द्वारा। लेबेंस्ट्रॉम मतलब होता है लिविंग स्पेस। ठीक, ये फ्रेडरिक ड्रेजल का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है हमारा मेंटल मैप का कॉन्सेप्ट जो है पी गोल्ड के द्वारा दिया गया था। ठीक, और इकोनोग्राफी का कॉन्सेप्ट डी कॉस ग्रो। टोपोफिलिया यूफोतियान। टोपोफिलिया, टोपो मतलब होता है प्लेस और फिलिया मतलब होता है लव। तो मतलब लव ऑफ अ प्लेस, मतलब लव टू अ प्लेस, ये यूफुतवान का कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो देखते हैं इसमें पहले कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सैलिएंट फीचर्स ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी इज नॉट करेक्ट। इन इसमें से बिहेवियरल ज्योग्राफी का कौन सा ऐसा फीचर है जो कि करेक्ट नहीं है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है इज नॉट करेक्ट, मतलब आप इसमें गलत लगा सकते हैं, करेक्ट कौन सा है ऐसा वाला। ठीक, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पहला स्टेटमेंट है। द इन्वायरमेंटल कॉग्निशंस अपॉन विच पीपल एक्ट में डिफर मार्कली फ्रॉम द ट्रू नेचर ऑफ द रियल वर्ल्ड। जो इन मतलब जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंटल कॉग्निशंस है जो कि वो अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से डिपेंड कर सकती है, मतलब जो अलग अलग लोग उस पर अलग अलग अपना रिमार्क दे सकते हैं। ठीक, तो ये क्या ये बिहेवियरल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, मतलब फीचर है, तो ये हाँ, ये जो पर्यावरण संबंधी मान्यताएं जिन पर लोग कार्य करते हैं वास्तविक दुनिया की वास्तविक प्रकृति से स्पष्ट रूप से भिन्न हो सकते हैं, मतलब रियल वर्ल्ड से इन्वायरमेंटल कॉग्निशंस की जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट है बिहेवियर इज नॉट जस्ट द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट बट ऑल्सो द स्टार्ट ऑफ द न्यू सीक्वेंसेज। इसमें कह रहा है कि जो बिहेवियर है वो किसी चेन ऑफ इवेंट्स की का एंड प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन किसी नए सीक्वेंस नए इवेंट का स्टार्ट भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। नेक्स्ट, बिहेवियरल जोग्राफर्स आर्ग्यूड दैट इन्वायरमेंट कंट्रोल्स द मैन। तो क्या ये सही है कि बिहेवियर जो मतलब बिहेवियर जोग्राफर कहते थे कि जो इन्वायरमेंट है वो मैन के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, मतलब गलत है इसलिए ये इस ऑप्शन में पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक, मतलब इसके इसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। ठीक, देखते हैं फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। लैक ऑफ थियरीज ऑफ इट्स ओन इज कमिंग इन द वे ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी। मतलब जो बिहेवियरल ज्योग्राफी की थियरीज में लैक है, कमी है, वही मतलब इसकी रैपिड डेवलपमेंट का कारण बन रही है। तो ये बात सही है कि बिहेवियरल ज्योग्राफी में ज़्यादा थियरीज नहीं प्रोवाइड की गई हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि जो बिहेवियर जोग्राफर्स हैं उनका ये कहना था कि इन्वायरमेंट कंट्रोल्स द मैन। ओके, नेक्स्ट, विच हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम द अमेरिकन स्कूल ऑफ जोग्राफी। इन फॉलोइंग में से कौन से जो जोग्राफर है वो अमेरिकन स्कूल से नहीं थे। विलियम मॉरिस डेविस, मार्क जेफरसन, कार्लो सावर या फिर अल्बर्ट डिमेंजियन। जो हमारे अल्बर्ट डिमेंजियन थे ये अमेरिकन स्कूल ऑफ जोग्राफी से नहीं थे। ठीक, नेक्स्ट है द थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ मानसून वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाई। मानसून के ओरिजिन का जो थर्मल कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा किया गया था। ई हैली, जी वॉकर या फिर जी हेडली, डब्ल्यू फेरल। तो जो ई हैली हैं उनके द्वारा थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ मानसून दिया गया था, और जो ये वॉकर है वॉकर सर्कुलेशन एक एटमॉस्फेरिक कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था, और हेडले और फेरल का ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में हेडले और फेरल सेल्स मतलब कि कैसे लो प्रेशर और हाई प्रेशर डेवलप्ड होता है वो बताए थे ये लोग। ठीक, और तो मतलब इनका मानसून के ओरिजिन से इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था दिया हुआ। नेक्स्ट है माउंट फ्यूजियामा ऑफ जापान इज अ वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ विच टाइप। तो जो जापान का जो माउंट फ्यूजियामा है वो किस टाइप का वॉल्केनिक माउंटेन है। बसाल्ट कोन, बसाल्ट डोम, स्ट्रेटोकोन या फिर सिंडर कोन। तो जो फ्यूजियामा माउंटेन है वो स्ट्रेटोकोन टाइप का वॉल्केनिक माउंटेन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि जो प्रेजेंट है वो पास्ट की है, मतलब हमको प्रेजेंट चीज़ों को देख के हमको पता चलता है कि मतलब पास्ट में क्या था। ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कौन कौन से, जेम्स हटन, चार्ल्स लिल, ए पिंक या फिर डब्ल्यू एम डेविस। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा जेम्स हटन द्वारा ही दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट है सेल किस टाइप का रॉक है। स्ट्रॉन्ग इग्नियस रॉक, वीक इग्नियस रॉक, वीक सेडिमेंट्री रॉक या फिर स्ट्रॉन्ग मोटामॉर्फिक रॉक। तो जो सेल है ये हमारा वीक सेडिमेंट्री रॉक है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि सही नहीं है। इन थर्मोक्लाइन जोन द डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जो थर्मोक्लाइन जोन होता है उसमें वाटर की डेंसिटी इंक्रीज करते जाती है डेप्थ के साथ। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट है ये थर्मोडाइन नहीं थर्मोक्लाइन ही होगा। ठीक, थर्मोक्लाइन, द थर्मोक्लाइन जोन कंटेन्स अबाउट 15 to 18% ऑफ ओशन वाटर। जो थर्मोक्लाइन जोन में ओशन वाटर का 15 to 18% होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है थर्मोक्लाइन जोन कंटेंट्स अबाउट 35 to 40% ऑफ ओशन वाटर। अभी हम देख चुके हैं ऊपर कि जो थर्मोक्लाइन जोन होता है उसमें 15 to 18% ओशन वाटर होता है, ना कि 35 से 40%। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा नॉट ट्रू के रेफरेंस में। ठीक,
द टेम्परेचर फॉल इन दिस जोन इज स्टडी, और मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है इस जोन में वो मतलब कांस्टेंट हो जाता है, ठीक, मतलब बहुत तेज़ी से डिक्रीज नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हम्बोल्ट करंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ओशन। जो हम्बोल्ट करंट है वो किस ओशन से ओरिजिनेट होता है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन या फिर आर्कटिक ओशन। तो जो हम्बोल्ट करंट या फिर पेरू करंट है ये पैसिफिक ओशन का करंट है, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एजोनल स्वेल। कौन सी जो स्वेल है वो एजोनल है, पॉटजोल, लैटोजोल, रेंजिना या फिर लुइस स्वेल। तो जो लुइस स्वेल होती है वो एजोनल होती है, ठीक। नेक्स्ट, द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन स्वेल्स वाज मेड बाय, मतलब इंडियन स्वेल्स का पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च या फिर OHK स्पेट, वोल्कर, DN वाडिया। तो जो वोल्कर थे ये इंडियन स्वेल का पहली बार क्लासिफिकेशन किए गए थे, ठीक। नेक्स्ट है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है हमारा। पहला स्टेटमेंट है केमिकल वेदरिंग इज मेनली ब्रॉट अबाउट बाय द मिनरल्स रिएक्टिंग केमिकली विद वाटर। तो जो केमिकल वेदरिंग है ज़्यादातर आती है जब मिनरल्स जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट अकर्स मेनली इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वेयर हीट एंड मॉइस्चर आर इन अबेंडेंस। और केमिकल वेदरिंग वैसे रीजन में होती है जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होते हैं और हीट और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है कि इज मेनली ब्रॉट अबाउट बाय द मिनरल्स रिएक्टिंग केमिकली विद वाटर, मतलब उन्हीं मिनरल्स के साथ होता है जो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक। ये स्टेटमेंट गलत है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है कि जो केमिकल वेदरिंग होती है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है जहाँ की हीट और मॉइस्चर ज़्यादा होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसफिट अमंग ग्लेशियल डिपोजिशनल फीचर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि मिसफिट है, मतलब कि ग्लेशियल डिपोजिशनल फीचर नहीं है वो, ठीक। ग्लेशियल डिपोजिशनल फीचर नहीं है, एस्कर, केम, ड्रमलिन या फिर सर्क। तो जो एस्कर है ये भी डिपोजिशनल फीचर है, केम भी डिपोजिशनल फीचर होता है और ड्रमलिन भी जो है वो डिपोजिशनल फीचर। और जो सर्क्स होते हैं ये हमारे इरोजनल ग्लेशियर इरोजनल फीचर्स पे आते हैं, जबकि जब ग्लेशियर जो है इरोड करते हुए आता है तो सर का फॉर्मेशन होता है, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्वेल फॉर्मिंग प्रोसेस। इसमें से जो है स्वेल फॉर्मिंग प्रोसेस कौन कौन सी हैं, इलुविएशन, एब्लेशन, लीचिंग, डिफ्लेशन या फिर इलुविएशन, ठीक। तो इसमें जो इलुविएशन है ए हमारा ऑप्शन, ये भी स्वेल फॉर्मिंग प्रोसेस है और लीचिंग भी स्वेल फॉर्मिंग प्रोसेस है। और उसके बाद हमारा जो है इल्लुविएशन, ये भी हमारा सेल फॉर्मिंग प्रोसेस है, ठीक। तो A, C और E जो हमारे हैं वो सेल फॉर्मिंग प्रोसेस में हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अलॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काईज एंड स्टिल एयर इज एन आइडियल सिचुएशन फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन। मतलब एक लंबी विंटर नाइट जो जब स्काई क्लियर हो और एयर स्टिल हो वो आइडियल सिचुएशन होती है टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। तो ये स्टेटमेंट सही है कि एक जब विंटर नाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती है, स्काई क्लियर होती है और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे टेम्परेचर में मतलब एयर में वेरिएशन नहीं होता है, शांत होती है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन उस टाइम पे होता है, ठीक। टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर इन पोलर एरियाज, और टेम्परेचर इन्वर्जन है वो पोलर एरियाज में नॉर्मल होते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, द ग्रोइंग पीरियड फॉर प्लांट इज ओनली अबाउट 150 डेज इन टैगा। मतलब जो टैगा रीजन है उसमें प्लांट के ग्रो करने के लिए सिर्फ 150 डेज में ग्रो हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है कि टैगा रीजन में प्लांट्स 150 डेज में ग्रो होते हैं। इन इक्वेटोरियल रीजन द ट्रीज आर सो डेंस दैट लिटिल लाइट रीचेज द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट। ये स्टेटमेंट भी सही है कि इक्वेटोरियल रीजन में जो ट्रीज होते हैं बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं कि बहुत कम लाइट जो सनलाइट होती है वो फॉरेस्ट के फ्लोर तक पहुंच जाती है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में जो कैनोपी होती है ट्रीज की वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट और ट्रू। नेक्स्ट है, इसमें भी मैचिंग का क्वेश्चन है, एक तरफ लोकल विंड्स दी हुई है, नेक्स्ट है कंट्रीज दी हुई है कि किस कंट्री से सारी जो विंड्स हैं वो एसोसिएटेड है। तो ये एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि कोई ना कोई विंड्स का क्वेश्चन जरूर देता है लोकल विंड का और पूछता है कि मतलब ये कहाँ किस एरिया में पाई जाती हैं, ठीक। तो जो चिली है ये तुनिशिया में ब्लो होती है, गिबली जो है ये लिबिया की विंड है और खमसीन जो है ये इजिप्ट की है और लिवेची जो है ये स्पेन की है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, इसमें हमारा पहला ऑप्शन ए का 2, बी का 1,
सी का 4 और डी का 3, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सॉलिफ्लक्शन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल प्रोसेस। जो सॉलिफ्लक्शन है वो किस टाइप का फिजिकल प्रोसेस है? फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बोथ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग, या फिर मास वेस्टिंग। तो जो सॉलिफ्लक्शन है वो मास वेस्टिंग का मतलब मास वेस्टिंग का एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट सांबर लेक इज एन एग्जांपल ऑफ सांबर लेक किस टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न को शो करती है? ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, एनुलर ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, या फिर रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। तो जो सांबर लेक है वो सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न को शो करती है। रिफ्ट वैलीज फॉल अंडर विच ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर। रिफ्ट वैलीज जो है वो किस ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर में आती हैं? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, या फिर थर्ड ऑर्डर। ठीक, जो भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर का जो रिलीफ फीचर है वो कॉन्टिनेंट्स और ओशन हो जाता है। ठीक, सेकंड ऑर्डर में हमारे एक सेकंड सॉरी, रिफ्ट वैलीज फॉल अंडर विच ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर। रिफ्ट वैलीज जो है किस ऑर्डर में आती है? तो जो हमारी रिफ्ट वैलीज होती हैं वो थर्ड ऑर्डर में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर अंडरटेकन यूजिंग जीआईएस। कौन सा इसमें से है जो कि जीआईएस का यूज़ करके एनालिसिस किया जाता है? नेटवर्क एनालिसिस, बफर एनालिसिस, डिजिटल टेरेन मॉडल, मल्टी लेवल एनालिसिस, या फिर ओवरले एनालिसिस। तो ये हमारा नेटवर्क एनालिसिस भी जीआईएस का यूज़ करके करते हैं, बफर एनालिसिस भी जीआईएस का यूज़ करके करते हैं, और डिजिटल टेरेन मॉडल भी जीआईएस का यूज़ करके करते हैं, और ओवरले एनालिसिस भी जीआईएस का यूज़ करके करते हैं। तो ए, बी, सी एंड ई ऑप्शंस आर करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसकी वजह से हमारा करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट है विद रिगार्ड्स टू रिमोट सेंसिंग डाटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ मिसफिट। रिमोट सेंसिंग डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है? रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, टेलियोग्राफिक रिजोल्यूशन, या फिर टेम्पोरल रिजोल्यूशन। तो जो टेलियोग्राफिक रिजोल्यूशन है ये एक मिसफिट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द रेडिएशन रिफ्लेक्टेड एज अ फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द रेडिएशन रिफ्लेक्टेड एज अ फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ। कौन सा जो रेडिएशन है वो वेवलेंथ के फंक्शन की तरह वर्क करता है? स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, स्पेशियल रिजोल्यूशन, या फिर स्वैथ, या नादिर। जो हमारा स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है वो वेवलेंथ के रेडिएशन से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली डिस्क्राइब द रिमोट सेंसिंग प्रोसेस। कौन सा जो सीक्वेंस है वो करेक्टली डिस्क्राइब करता है रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस को? तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मतलब एक के बाद ये रिमोट सेंसिंग का क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होता है रिमोट सेंसिंग में, मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, देन उसके आगे क्या प्रोसेस है। ठीक, तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहला क्या है। ये पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर, रेडिएशन बाय एनर्जी सोर्स, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, इंट्रैक्शन विद द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहला हमारा ये रेडिएशन बाय एनर्जी सोर्स, मतलब पहले कोई एनर्जी सोर्स होगा जिससे रेडिएशन होगा। ठीक, तो ये हमारा पहला है मतलब रिमोट सेंसिंग में सबसे पहला प्रोसेस रेडिएशन का होता है। उसके बाद है इंट्रैक्शन विद, मतलब जब जैसे सोलर रेडिएशन है तो जब वो सोलर रेडिएशन सबसे पहला एक एनर्जी सोर्स है, सन है। ठीक, अब सन से सोलर रेडिएशन निकल रहा है तो फिर नेक्स्ट अर्थ पे आएगा। तो सेकंड हमारा है इंट्रैक्शन विद अर्थ एटमॉस्फेयर, वो अर्थ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर। अब वो आएगा तो कोई सेंसर जो रिमोट सेंसिंग का जो पार्ट है, मतलब जो क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है, उससे सेंस करेगा एनर्जी को। ठीक, तो सबसे पहले रेडिएशन के बाद अर्थ सरफेस से उसका इंट्रैक्शन, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर, उसके बाद तब होगा ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। उसके बाद ट्रांसमिशन मतलब फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में उसको जाएगा, रिसेप्शन होगा, उसका प्रोसेसिंग होगा। नेक्स्ट लास्ट स्टेप हमारा है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। ठीक, तो सबसे लास्ट में हम उसको इंटरप्रेट करेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या है, कैसा डेटा है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। ओके, तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहले सी, उसके बाद ई के बाद बी के बाद ए और डी। हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ मिसफिट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कलर मोड ऑफ थीमेटिक मैप। में से कौन सा ऑप्शन है गलत है थीमेटिक मैप के कलर मोड के कंटेक्स्ट में? RGB, CMYK, HSV, या फिर LSG। तो जो हमारा LSG है ये थीमेटिक मैप में यूज़ नहीं होता है। ओके,
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैप प्रोजेक्शन इज सुटेड फॉर मैपिंग स्मॉल कंट्रीज इन मिड लैटिट्यूड। कौन सा टाइप मैप प्रोजेक्शन का कौन सा टाइप है जो कि फिट होता है स्मॉल कंट्रीज को मैप करने के लिए जो कि मिड लैटिट्यूड में फाइंड पाई जाती हैं? मोलेवाइट प्रोजेक्शन, हैमर प्रोजेक्शन, रॉबिन्सन प्रोजेक्शन या फिर बोन्स प्रोजेक्शन। तो बोन्स प्रोजेक्शन एक परफेक्ट प्रोजेक्शन है मिड लैटिट्यूड कंट्रीज को मैप करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द वेदर मैप ऑफ इंडिया। इंडिया का वेदर मैप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है? सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया का जो वेदर मैप है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय मौसम विज्ञान संगठन द्वारा बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ कांस्टेंट कंपास बियरिंग। कहाँ पे कांस्टेंट कंपास बियरिंग पाई जाती है? ग्रेट आर्क सर्किल, लॉक्सोड्रोम, आइसोट्रोपिक सरफेस या फिर आइसोडोपेन। तो लॉक्सोड्रोम ऐसी लाइन है जो कि कांस्टेंट एंगल्स पे बनती है। ठीक, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ क्लाउडीनेस। कौन सा जो वर्ड है वो डिग्री ऑफ क्लाउडनेस को बताता है? आइसोबार, आइसोडाइनम, आइसोनेफ या फिर आइसोफीन। तो जो हमारा आइसोनेफ है वो डिग्री ऑफ क्लाउडीनेस को बताता है। आइसोबार आपको पता है कि वो प्रेशर को बताता है। ठीक, नेक्स्ट विच ऑफ द व्हाट इज द सरफेस डिस्टेंस फॉर ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। मतलब एक डिग्री लैटिट्यूड के लिए सरफेस डिस्टेंस कितनी होती है? 69 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 221 किलोमीटर या फिर 111 किलोमीटर। तो एक डिग्री लैटिट्यूड के लिए 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू 111 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट के लिए किस स्केल का यूज़ किया जाता है? इंटरनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, सेक्साडेसिमल स्केल या फिर रेशियो स्केल। तो एंगुलर मेजरमेंट के लिए सेक्साडेसिमल स्केल का हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, मतलब 2011 इंडिया के सेंसस के अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड हाईएस्ट जेंडर गैप इन लिटरेसी रेट। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जेंडर गैप है लिटरेसी रेट में? मतलब कहाँ पे, कौन से स्टेट में मतलब फीमेल और मेल के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है लिटरेसी के मामले में? झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल या फिर हरियाणा। तो राजस्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गैप है लिटरेसी रेट में मेल और फीमेल के बीच में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स स्टैंड फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया ड्यूरिंग 2017 एंड 18। कौन सा इंडिया का ऐसा स्टेट है जो कि बॉक्साइट प्रोडक्शन में फर्स्ट स्टेट था 2017 और 18 के टाइम पे? गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। तो ये हमारा उड़ीसा है। ओके, नेक्स्ट, मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट ओर विद अ वेरी हाई आयरन कंटेंट। जो मैग्नेटाइट है वो फाइनेस्ट ओर है आयरन का, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा हाई आयरन कंटेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, मतलब जो आयरन का सबसे बेस्ट ओर है वो मैग्नेटाइट है, देन हेमेटाइट, फिर उसके बाद सारे ओर्स आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हेमेटाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। और हेमेटाइट इंडस्ट्रियल आयरन ओर की तरह से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है क्योंकि हेमेटाइट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, मतलब मैग्नेटाइट की तरह उसमें ज़्यादा हाई आयरन कंटेंट तो नहीं होता, मतलब थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। ठीक, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सेंसिटिव बैरोमीटर ऑफ द फिटनेस ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट फॉर लाइफ। कौन से इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है? which one of the following indicator is considered as the most sensitive barometer of the fitness of social environment for life। मतलब social environment के लिए human life का कौन सा ऐसा बैरोमीटर है जो कि यूज़ किया जाता है? क्रूड डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब ह्यूमन लाइफ का कितना अच्छा कंडीशन है ये हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे मतलब से पता करते हैं। ठीक, जितना ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उतनी मतलब बेकार सोशल इन्वायरमेंट में कंडीशन है ह्यूमन लाइफ की। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाटा सोर्स प्रोवाइड्स कंटिन्यूस रिकॉर्ड्स ऑफ डेमोग्राफिक इवेंट्स इंक्लूडिंग बर्थ्स, डेथ्स, मैरिजेस या फिर डाइवोर्स। कौन सा जो डाटा सोर्स है वो बर्थ, डेथ, मैरिज, डाइवोर्स का कंटिन्यूस रिकॉर्ड हमको देता है? पॉपुलेशन सेंसस, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम या फिर सैंपल सर्वे। तो जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है उसके थ्रू हम कंटिन्यूस डेटा हमको मिलता है बर्थ का, डेथ का, मैरिज और डाइवोर्स का। नेक्स्ट है हमारा असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, इसमें असर्सन हमारा क्या है? द रोल ऑफ फिजिकल फैक्टर्स इन द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन
डिक्लाइंस एज सिविलाइजेशन एडवांसेस इन कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, मतलब फिजिकल फैक्टर्स का रोल थोड़ा कम हो गया है पॉपुलेशन के स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब कि जैसे फिजिकल फैक्टर्स पहले इंपॉर्टेंट था ना पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन जो रिवर के मतलब जो प्लेन एरियाज थे वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन, हिली एरियाज में थोड़ी सी कम पॉपुलेशन, और मतलब जो जहाँ पे सुटेबल कंडीशन नहीं होता था फिजिकल इन्वायरमेंट में, वहाँ पे थोड़ा पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता था। ठीक, तो अभी अभी क्या है कि मतलब जैसे जैसे सिविलाइजेशन जो हमारी एडवांस होते जा रही है, वैसे ही इस पे फिजिकल फैक्टर्स पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कम डिपेंड होने लग गया है, क्योंकि जो रिमोट एरियाज है वहाँ पे भी धीरे धीरे मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से फैसिलिटेट हो रही हैं चीज़ें, पहुँच पा रही हैं। ठीक, तो ये हमारा असर्शंस जो है सही है। नेक्स्ट, फिजिकल फैक्टर्स प्रोवाइड नो मोर देन अ पार्शियल एंड डिटर्मिनिस्टिक एक्सप्लेनेशन। अब जो है फिजिकल फैक्टर्स मतलब डिटर्मिनिस्टिक एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड करता है, तो ये भी हमारा सही है। तो असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, which one of the following option is related to the ratio between the total population and the amount of land under cultivation। मतलब कौन सी डेंसिटी है जो हमको डिनोट करती है टोटल पॉपुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी, एग्रीकल्चरल डेंसिटी, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या फिर अरिथमेटिक डेंसिटी। तो जो ये हमारी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी वो बताती है कि टोटल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इज अपॉन अमाउंट ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन, मतलब कितना लैंड है कल्टीवेशन के अंडर और उस पर कितनी पॉपुलेशन है, ये हमारी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बताती है। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लीड टू स्वेल इरोजन एंड इम्पावरमेंट। कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की वजह से स्वेल इरोजन होता है और इम्पावरमेंट होता है? मल्टी क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, मोनोकल्चर, स्लोप कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ ड्राई एरियाज। तो मल्टी क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग की वजह से मतलब जैसे कि लगातार क्रॉपिंग, मतलब एक सीज़न में क्रॉपिंग की गई, उसके बाद फिर नेक्स्ट सीज़न में क्रॉपिंग हो रही है, मतलब फॉलो लैंड नहीं छोड़ा जा रहा है एक भी सीज़न में, तो उसकी वजह से जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो डिग्रेड होने लगती है। ठीक, तो ये भी एक एक रीज़न है सॉइल इरोजन और इम्पावरमेंट का। ठीक, नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग, मोनोकल्चर, मोनोकल्चर भी है, क्योंकि मोनोकल्चर अगर बार बार एक ही टाइप की क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है लैंड पे, तो वो उसके जो मतलब जो क्रॉप में जो भी चीज़ें एलिमेंट जो भी नीडेड होगा वो सॉइल से ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से मोनोकल्चर भी सही नहीं होता है। नेक्स्ट है स्लोप कल्टीवेशन। स्लोप कल्टीवेशन की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। कल्टीवेशन ऑफ ड्राई एरिया, जो ड्राई एरियाज का जो कल्टीवेशन है उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है और सॉइल की क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती है। तो ए, सी, डी एंड ई ऑप्शन हमारा जो है थर्ड ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मैचिंग है हमारा, तो पहले दिया हुआ है लिस्ट में रैंक, मतलब ऐसे कुछ लॉज दिए हुए हैं और सेकंड उनके मतलब किस साइंटिस्ट के द्वारा, किस जोग्राफर के द्वारा वो लॉज दिए गए थे। रैंक साइज रूल, लॉ ऑफ प्राइमेटिसिटी, सेंट्रल प्लेस थियरी और इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन। ठीक, रैंक साइज रूल किसके द्वारा दिया गया था? तो जो रैंक साइज रूल था वो हमारा जीके जिफ द्वारा दिया गया था। ठीक, रैंक साइज रूल जीके जिफ द्वारा दिया गया था। और लॉ ऑफ प्राइमेटिसिटी मार्क जेफरसन का कॉन्सेप्ट था। सेंट्रल प्लेस थियरी डब्ल्यू क्रिस्टेलर का कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन अल्फ्रेड लॉस का कॉन्सेप्ट है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट, ये जो सारे लॉज हैं ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लॉज हैं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है। नेक्स्ट है बेटर क्लास ऑफ हाउसिंग, ये भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। बेटर क्लास ऑफ हाउसिंग गार्डन ट्री लाइन स्ट्रीट्स, मतलब ये किस अर्बन जोन में आती हैं? ठीक, मेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑफिस, शॉप स्टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रैफिक, सम कमर्शियल फंक्शंस रिक्वायरिंग लार्ज फ्लोर स्पेस, सम होटल सुपरमार्केट। तो ये जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये जो कॉन्सेप्ट है ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है और उससे ही मतलब ये सारे क्वेश्चन है। ठीक, तो देखते हैं हम इसमें कि मतलब कौन सा किस जोन में आता है। ठीक, तो पहला जो हमारा बेटर क्लास ऑफ हाउसिंग गार्डन ट्री लाइंड स्ट्रीट्स, ये हमारे सब अर्बन जोन में आते हैं। ठीक है, मेन कंसंट्रेशन ऑफ शॉप्स, ऑफिस शॉप्स टाल बिल्डिंग एंड ट्रैफिक, ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ठीक है, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस हैं, शॉप्स हैं, ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है? सम कमर्शियल फंक्शन रिक्वायरिंग लार्ज फ्लोर स्पेस, सम होटल सुपरमार्केट पब्लिक बिल्डिंग्स एंड इंडस्ट्री, ये ट्रांजिशनल जोन में आते हैं। डिटेल्ड रेजिडेंशियल टाउन लिंक टू सिटी बाय रिबन लाइक डेवलपमेंट, ये आउटर सबर्ब्स में आते हैं। ठीक, तो इसका जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। ठीक, नेक्स्ट
नेक्स्ट भी हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है कि सिटीज़ ग्रोइंग एट द कॉस्ट ऑफ कंट्री साइड, जो सिटीज़ हैं वो कंट्री साइड के कॉस्ट पे ग्रो हो रही हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? ये अर्बनाइजेशन है, मतलब कि अर्बनाइजेशन, जैसे कि जो जो टाउन्स हैं या फिर जो गांव हैं उनका लगातार वो सिटीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसको अर्बनाइजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, कम्यूटर बेल्ट ग्रोज एट द कॉस्ट ऑफ अर्बन कोर, जो कम्यूटर बेल्ट है वो उसको हम सब अर्बनाइजेशन बोलेंगे। ठीक। नेक्स्ट, पॉपुलेशन लॉस ऑफ अर्बन कोर एक्सीड्स पॉपुलेशन गेन ऑफ द रिंग, जो अर्बन कोर का पॉपुलेशन है वो रिंग पे मतलब जो रिंग जो और जो मेन सेंटर है उससे बाहर जब चला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम काउंटर अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट, कोर स्टार्ट्स टू रिगेन पॉपुलेशन वाइल द रिंग स्टिल लूजेस पॉपुलेशन, मतलब कि जो बाहर गए थे जो लोग मेन सिटीज़ को छोड़ के उसके जो सराउंडिंग एरियाज थे वो फिर से वापस मेन सिटी में मतलब कि सेंट्रल में आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम री अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट है, अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई डिग्री ऑफ पीकेडनेस इज टर्म्ड एज, नॉर्मल डिग्रीज में जब हाई डिग्री होती है पीकेडनेस की उसको क्या कहते हैं? उसको कुर्टोसिस, लेप्टोकुर्टिक, प्लेटिकुर्टिक या फिर मीजोकुर्टिक, तो उसको लेप्टोकुर्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला शुड बी यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्लासेज, नंबर ऑफ क्लासेज को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाना चाहिए? सी इज इक्वल टू 1 प्लस 2.3 इंटू लॉग एन, सी इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 इंटू लॉग एन, सी इज इक्वल टू 1 प्लस 4.3 इंटू लॉग एन, या फिर सी इज इक्वल टू 1 प्लस 1.3 इंटू लॉग एन। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सी इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 इंटू लॉग एन, इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1, क्या है? ए टाइप 1 एरर रिफर्स टू रिजेक्टिंग अ ट्रू हाइपोथेसिस, जो टाइप 1 एरर है वो मतलब उसमें हम ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, वेयर एज टाइप 2 एरर रिफर्स टू एक्सेप्टिंग अ फॉल्स हाइपोथेसिस, और टाइप 2 एरर में हम फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि जो टाइप 1 एरर है हम उसमें ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और टाइप 2 एरर में फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द लाइकलीहुड मेकिंग अ टाइप 2 एरर इज डिनोटेड बाई सिग्मा एंड इज टर्म्ड एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो जो लाइकलीहुड है वो टाइप 2 एरर को डिनोट करने का वो सिग्मा है एंड इज टर्म्ड एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। ठीक। तो इसमें हमारा स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 जो है हमारा फॉल्स है। ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा इसमें जो है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाफ ऑफ द वैल्यूज विल बी लेस दैन मीन एंड हाफ विल बी ग्रेटर दैन मीन, जो आधी वैल्यूज होंगी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वो मीन से कम होंगी और आधी जो होंगी वो ज़्यादा होंगी, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट, द कर्व एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन ईदर साइड्स ऑफ द मीन, जो कर्व है वो इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड होता है मीन के इधर साइड पे। मीन एंड वेरिएंस आर सेम, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि मीन और वेरिएंस सेम होते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर रेयर इवेंट्स, ये भी गलत है कि रेयर इवेंट्स के लिए ये सुटेबल होती है। इट हैज़ अ बेल शेप्ड सिमेट्रिक कर्व, ठीक, कि इसके पास जो होता है जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें बेल शेप्ड सिमेट्रिक कर्व है, तो ये सही है कि जो जैसे कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसमें ये मीन जो है ये ऐसे बेल शेप्ड होता है। ठीक, और ये हमारा मीन है, तो मीन से मतलब जो इधर जो है कुछ जो हाफ है वो लेस है और कुछ जो है ज़्यादा है, और ये मिलता नहीं कि इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड होता है। ठीक, इधर भी और इधर भी, मतलब ये ज्वाइन नहीं होता है। और उसके बाद क्या बोला है, और ये बेल शेप्ड है। ठीक, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ए बी ए ई ओनली आर करेक्ट। नेक्स्ट है, अ लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज, किसी भी पॉपुलेशन में जो सारी लिस्ट होती हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी, सैम्पलिंग फ्रेम, हाउस होल्ड लिस्टिंग या फिर मैपिंग, तो उसको हम सैम्पलिंग फ्रेम बोलते हैं। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ मिसफिट इन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक, कौन सा ऑप्शन जो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक में फिट नहीं है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग या फिर कोटा सैम्पलिंग, तो इसमें कोटा सैम्पलिंग फिट नहीं होता है। नेक्स्ट, गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस फॉल अंडर विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, किस प्रोफेशन को हम गोल्ड कॉलर प्रोफेशन बोलते हैं? क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, क्विनरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़ या फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़, तो जो क्विनरी एक्टिविटी होती है उसमें जो भी प्रोफेशंस आते हैं उसको हम गोल्ड कॉलर प्रोफेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, वन आउट ऑफ 4 साइड्स द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज, चारों साइड में जो सबसे लंबा साइड होता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का उसको हम क्या बोलते हैं?
कौन सा साइड है, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता, या फिर कोलकाता टू दिल्ली? ठीक, आउट ऑफ फोर साइड्स द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज, मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का इस चारों साइड में सबसे लंबा साइड कौन सा है? दिल्ली से मुंबई वाला, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, या फिर कोलकाता से दिल्ली? तो सबसे जो लंबा साइड है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का वो है पाथ हमारा चेन्नई से कोलकाता का। ठीक, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेट ओन्ड फर्टिलाइजर यूनिट वाज सेट अप इन 1951 एट, पहली स्टेट ओन्ड फर्टिलाइजर यूनिट 1951 में कहाँ सेटअप की गई थी? दुर्गापुर, कोरबा, रामागुंडम, या फिर सिंदरी? तो सिंदरी में पहली बार फर्स्ट स्टेट ओन्ड फर्टिलाइजर यूनिट सेटअप की गई थी 1951 में। ओके, फर्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, लेंथ ऑफ इंडियाज बॉर्डर विद नेपाल इज लेस देन दैट ऑफ म्यांमार, तो जो इंडिया का बॉर्डर है वो नेपाल के साथ वो म्यांमार से कम है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है कि जो इंडिया का बॉर्डर है वो म्यांमार से के बॉर्डर के कंपैरिजन में कम है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ इंडियाज बॉर्डर विद म्यांमार इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान, ये भी स्टेटमेंट गलत है कि इंडिया का जो बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ साथ ज़्यादा है रादर देन पाकिस्तान। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? हाथमती, माही रिवर, माटातीला, बेतवा रिवर, नागार्जुन सागर, कृष्णा रिवर, उकाई प्रोजेक्ट, तापी रिवर? तो जो उसमें हाथमती है ये हमारा गलत है, जो हाथमती डैम है वो माही रिवर के ऊपर नहीं बना है। ठीक, बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वो सही है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट मैचिंग है, मैंग्रोव्स दिए गए हैं और नेक्स्ट स्टेट दिए गए हैं कि कौन सा मैंग्रोव फॉरेस्ट किस स्टेट में मिलता है? भितरकनिका, कुंदापुर, लोरिंगा, पिचवरम? तो भितरकनिका हमारा उड़ीसा में। ठीक, कोंडापुर जो है ये कर्नाटका में, लोरिंगा जो है आंध्र प्रदेश में, और पिचावरम जो है तमिलनाडु में। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, हमारा थर्ड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट है मैचिंग का क्वेश्चन, एक तरफ थर्मल पावर प्लांट्स है और दूसरी तरफ स्टेट है। पहला थर्मल पावर प्लांट नामरूप, कोरबा, बालीमेला, बानस। ठीक, तो नामरूप जो है ये हमारा असम में है, कोरबा छत्तीसगढ़, बालीमेला उड़ीसा और बनस गुजरात। ठीक, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट है जूट कल्टीवेशन रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 24 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, जूट कल्टीवेशन में 24 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि जूट कल्टीवेशन में 24 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट है जूट कल्टीवेशन रिक्वायर्स हैवी रेनफॉल ऑफ 120 टू 150 सेंटीमीटर विद 80 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स ग्रोथ, ये भी स्टेटमेंट सही है कि जूट कल्टीवेशन में 120 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की हैवी रेनफॉल का रिक्वायरमेंट होता है और 80 to 90% टाइम जब तक कि वो ग्रो नहीं कर जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट असरसन रीजन का क्वेश्चन है, असरसन हमारा है कोरल रीफ्स आर फाउंड मेनली इन ट्रॉपिकल एरियाज, तो सही है कि कोरल रीफ्स जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट सेल्फ रीफ ऑफ द वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट भी सही है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की वो सबसे बड़ी रीफ है वर्ल्ड में। तो दोनों स्टेटमेंट, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, रीजन हमारा सही है, लेकिन असरसन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि मतलब कोरल रीफ्स अगर कोरल ट्रॉपिकल सीज में पाए जाते हैं तो क्यों पाए जाते हैं, अगर रीजन हमारा ये बताता होता तो ये हमारा सही रहता है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा कि बोथ असरसन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन रीजन जो है असरसन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक इन द हिमालयन रीजन shows that the Himalayas have not yet attained the isostatic equilibrium and still continues to rise further, जो frequent occurrence of earthquakes है हिमालय रीजन में वो बताते हैं कि जो हिमालयाज है वो अभी अपने आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं किए हैं और अभी भी लगातार राइज करते जा रहे हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है कि अर्थक्वेक मतलब जो अर्थक्वेक का फ्रिक्वेंट अकरेंस है वो बताता है कि अभी हिमालयाज लगातार ग्रो कर रहा है, मतलब फर्दर राइज कर रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, देयर इज ऑलमोस्ट अ कंप्लीट यूनैनिमिटी दैट द हिमालयन माउंटेन्स हैव कम आउट ऑफ अ ग्रेट जियोसिंक्लाइन कॉल्ड टेथिस सी एंड द अपलिफ्ट हैज टेकन इन डिफरेंट फेजेस, तो ये सही है कि जो ये स्टेटमेंट भी सही है कि इसमें एक मतता है कि हिमालयन माउंटेन्स जो है ग्रेट जियोसिंक्लाइंस थे, जो कि जिसको की टेथिस सी कहा गया था, उसके अपलिफ्टमेंट से बना हुआ है अलग अलग फेजेस में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि
हिमालयाज का फॉर्मेशन जियोसिंक्लाइन टेथिस सी के अलग अलग फेजेस में अपलिफ्टमेंट की वजह से बना हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। ठीक, ये हमारे मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है जियोसिंक्लाइनल थियोरी का, जो कि कोबर के द्वारा दिया गया था। ठीक, जियोसिंक्लाइनल थियोरी, ये हिमालयाज का जो फॉर्मेशन है वो टेथिस सी जो कि जियोसिंक्लाइन था और यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराव से बना है। नेक्स्ट, National water policy puts emphasis on supplying pure drinking water to rural areas besides meeting the needs of the urban areas। जो नेशनल वाटर पॉलिसी है उसका एम्फेसिस है कि रूरल एरियाज में प्योर ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना अर्बन एरियाज की नीड को पूरा करने के साथ साथ। तो ये स्टेटमेंट सही है कि नेशनल वाटर पॉलिसी का ये एम है। नेक्स्ट है, इट प्रपोजेस सर्वे ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स एंड इट्स साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रिचार्जिंग। और नेशनल वाटर पॉलिसी जो है ये एक सर्वे प्रपोज करती है जो कि मतलब ग्राउंड वाटर रिसोर्स का एनालिसिस है और उसका मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट और रिचार्ज इसका कैसे होना है। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट, असर्शन है इन्वायरमेंटल लॉज में बी ईजियर टू ड्राफ्ट बट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग बिटवीन जेन्युइन नीड एंड अनवांटेड ग्रीड। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं उनको ड्राफ्ट तो किया सकता है लेकिन इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही डिफिकल्टी आती है जेन्युइन, क्योंकि जेन्युइन नीड और अनवांटेड ग्रीड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एनवायरमेंटल लॉज आर स्ट्रिंजेंट इन नेचर दैट कर्ब्स इमीडिएट मटेरियल गेन्स एंड प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन द लॉन्ग। इसमें कह रहा है कि जो इन्वायरमेंटल लॉज होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं जो कि इमीडिएट मटेरियल गेन को स्टॉप रोक देते हैं और इन्वायरमेंटल सबसे सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग रन में प्रमोट करते हैं। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है और ये स्टेट मतलब असल जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है कि जो इन्वायरमेंटल लॉज होते हैं वो क्यों डिफिकल्ट होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं नेचर में और इमीडिएट जो एक्सप्लोटेशन है रिसोर्सेज का या फिर इन्वायरमेंट का उसको बंद कर देते हैं। ठीक, तो इसमें फर्स्ट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि रीजन और असर्सन दोनों सही है और रीजन हमारा करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्सन को। नेक्स्ट है, हु हैज़ स्टार्टेड द पॉपुलेशन एज who has stated that population has a tendency to increase in geometric ratio। ये कौन कहा था कि जो पॉपुलेशन की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज करने की वो ज्योमेट्रिक रेशियो में है। तो ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस, डब्ल्यू थॉम्सन, किंग्सले डेविस, डी ट्रावर था। तो ये माल्थसियन थियरी है, जो पॉपुलेशन हमारी है वो जियोमेट्रिकली बढ़ती है और जो फूड रिसोर्सेज हैं वो अरिथमेटिकली बढ़ता है। जो फूड रिसोर्सेज हैं वो अरिथमेटिक रेशियो में इंक्रीज करता है और पॉपुलेशन जियोमेट्रिकली इंक्रीज करती है। ठीक, तो ये माल्थसियन थियरी का कॉन्सेप्ट है, जो पॉपुलेशन के पास होती है जियोमेट्रिकली इंक्रीज करने की टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है। ग्रेनाइट एंड बसाल्ट आर द टू मेजर इग्नियस रॉक टाइप। ग्रेनाइट और बसाल्ट हैं दो मेजर इग्नियस रॉक टाइप हैं, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। ठीक, नेक्स्ट है, ग्रेनाइट रॉक्स मेक्स अप अबाउट 95% ऑफ ऑल एक्सट्रूसिव रॉक। ये सही गलत है कि जो ग्रेनाइट रॉक्स हैं वो 95% एक्सट्रूसिव रॉक को बनाती हैं। नेक्स्ट, अबाउट 95% ऑफ ऑल इंट्रूसिव रॉक्स आर बसाल्टिक। ये भी स्टेटमेंट गलत है कि 95% जो सारी रॉक्स होती हैं इंट्रूसिव रॉक्स वो बेसाल्टिक होती हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन ए ओनली इज करेक्ट। नेक्स्ट मैचिंग का क्वेश्चन है, प्लम बॉब। प्लम बॉब से क्या मेजर करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास से क्या मेजर करते हैं, थियोडोलाइट से क्या मेजर करते हैं और डम्पटी लेवल से क्या मेजर करते हैं। तो प्लम बॉब से हम सेंटर मतलब सेंटरिंग और वर्टिकलिटी को टेस्ट करते हैं। ठीक, मतलब प्लम बॉब का यूज़ करके, प्लम बॉब को हम प्लेन टेबल सर्वे में यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास को मैग्नेटिक बियरिंग को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है और थियोडोलाइट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल नापने के लिए और डम्पटी लेवल को लेवलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ओके, नेक्स्ट असर्शन रीजन है। असर्शन क्या है, द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड इन एनी एरिया इज डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। जो एग्रीकल्चर किसी भी एरिया में जो एग्रीकल्चर का टाइप प्रैक्टिस किया जाता है वो वहाँ के फिजिकल और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि मतलब किस टाइप, जैसे अब हिली एरिया आता है तो वहाँ पे टेरेस फार्मिंग ही हो सकता है। ठीक, टेरेस फार्मिंग अगर हो रहा है तो वहाँ पे अगर मतलब इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का, जो स्वेल है टाइप कैसी है, सोशियो इकोनॉमिक क्या क्या फैक्टर्स हैं,
तो इस पे एग्रीकल्चर का टाइप डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है द एक्चुअल फार्मिंग पैटर्न इज डिटरमाइंड बाय फार्मर्स इवैल्यूएशन ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफर्ड बाय द एनवायरनमेंट एज वेल एज वेरियस सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। मतलब और रीज़न हमारा कह रहा है कि जो एक्चुअल फार्मिंग पैटर्न है वो हम फार्मर्स के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। जब फार्मर मतलब वहाँ की पॉसिबिलिटीज़ को इवेल्यूएट कर लेता है, जैसे वहाँ की पॉसिबिलिटीज़ को क्या है कि मतलब वहाँ पे कितनी ज़्यादा रेन हो रही है, टेम्परेचर कैसा है वहाँ पे, ह्यूमिडिटी कैसी है, कौन सी स्वेल इस टेम्परेचर में, इस रेन फॉल में, मतलब कौन सी क्रॉप अच्छे से हो सकती है। ठीक, तो ये सब देख के ही फार्मिंग पैटर्न जो होता है डेवलप होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी सही है हमारा, ये असर्सन भी सही है और रीजन भी सही है। और ये असर्सन जो रीजन है वो असर्सन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, कि क्यों जो एग्रीकल्चर का टाइप है वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट है सेंट्रल एंड वेस्टर्न रेलवेज हेडक्वार्टर्स इज एट मुंबई। जो सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवेज का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट है साउथ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न रेलवेज हेडक्वार्टर इज एट कोलकाता। और जो साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। तो दोनों स्टेटमेंट ये हमारा सही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच हैज़ बीन प्रोपोगेटेड बाय प्रोफेसर अमर्त्य सेन फॉर इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा कौन सी अप्रोच को यूज़ किया गया था? इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच। तो ये जो अमर्त्य सेन की जो अप्रोच थी ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए वो कैपेबिलिटी अप्रोच थी। नेक्स्ट है रीजनल ब्लॉक्स और हेडक्वार्टर्स। मतलब ये जो रीजनल ब्लॉक्स हैं ये कहाँ पे हैं, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? आसियान एक आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, CIS, यूरोपियन यूनियन, ओपेक, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक, तो जो आसियान है, आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में। CIS का हेडक्वार्टर है बेलारूस। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है बेल्जियम और ओपेक का हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया। ठीक, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है, A का 4, B का 2, C का 3 और D का 1, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ क्वाइंड द टर्म कॉनर्बेशन। कॉनर्बेशन का जो टर्म है वो कौन किसके द्वारा क्वाइन किया गया? जैसे कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें कॉनर्बेशन का जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक, और इकोलॉजी किसके द्वारा टर्म क्वाइन किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा है। इकोसिस्टम जो है टर्म वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया था, ये पूछा है। ठीक, ज्योग्राफी, पहली बार ज्योग्राफी एज अ टर्म कौन यूज़ किया था, ये भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो देखते हैं इसमें कॉनर्बेशन हमारा कौन किया था। पी गेडिस, RJ जॉनस्टन, J गॉटमैन या फिर JC वीवर। तो जो हमारे पी गेडिस थे उनके द्वारा कॉनर्बेशन जो है टर्म को कॉइन किया गया था। नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड दैट इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल। ये किसका स्टेटमेंट है कि जो इजिप्ट है वो नाइल रिवर का गिफ्ट है? हेरोडोटस, एरिस्टोटल, J हॉटन या फिर E सैम्पल। तो हेरोडोटस का टर्म था कि इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर। नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रीक जोग्राफर्स फ्रॉम लेट टू अर्ली प्री हिस्टोरिक पीरियड्स। मतलब लेट प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेके अर्ली प्री हिस्टोरिक पीरियड्स के सीक्वेंस में ग्रीक जोग्राफर्स को हमको यहाँ पे वो करना है, अरेंज करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा इसमें कौन कौन से, एराटोस्थनीज, हिपार्कस, थेल्स ऑफ मिलेटस, हेरोडोटस और हिकेटियस। तो सबसे पहले थेल्स ऑफ मिलेटस, देन थेल्स ऑफ मिलेटस के बाद हिकेटियस, हिकेटियस के बाद हेरोडोटस, हिकेटियस के बाद हेरोडोटस, हेरोडोटस के बाद एराटोस्थनीज, एराटोस्थनीज के बाद तो हम आएंगे हिपैरकस। तो CEDAB हमारा फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा ये इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर द टर्म भूगोल फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड इन, भूगोल नहीं भूगोल होगा शायद, हाँ भूगोल होगा ये एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में जो भूगोल टर्म है वो किसके द्वारा यूज़ किया गया था? मतलब किस लिटरेचर में यूज़ किया गया था? भवन कोश, सूर्य सिद्धांत, पद्म पुराण, सतपथ ब्राह्मण। तो सूर्य सिद्धांत में पहली बार भूगोल टर्म का यूज़ किया गया था एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा है फेमिनिस्ट ज्योग्राफी एम्फेसाइजेस द ऑपरेशन ऑफ वुमेन एंड जेंडर इनइक्वालिटी। जो फेमिनिस्ट ज्योग्राफी है वो एम्फेसाइज करती है ऑपरेशन, मतलब बताती है वुमेन ऑपरेशन के बारे में एंड जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक, उसके नेक्स्ट ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि जो फेमिनिस्ट ज्योग्राफी है वो इस कॉन्सेप्ट पे एम्फेसाइज करती है। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट ज्योग्राफीज पर्सपेक्टिव्स ड्रॉ ऑन फेमिनिस्ट पॉलिसीज एंड थ्योरीज टू एक्सप्लोर हाउ जेंडर रिलेशंस एंड ज्योग्राफीज आर म्यूचुअली स्ट्रक्चर्ड। फेमिनिस्ट ज्योग्राफी का पर्सपेक्टिव है कि फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स को ड्रॉ करना एंड थ्योरीज बताना कि कैसे जेंडर रिलेशंस और जो ज्योग्राफीज हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चर्ड हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ही हमारे यहाँ पे सही हैं और इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें हम CUT के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम
DU या फिर JNU के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू।